पॉइंट हमारे पास दो मीडियम से, पहले मैंने आपको ये बताया कि मीडियम आप पहचानना सीख लीजिए। एक मीडियम हमारे पास होगा रेयर, दूसरा मीडियम हमारे पास होगा डेंसर। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ये अगर मेरे पास ये मान लीजिए ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूं μ1 कम होगा, μ2 ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होगा, हायर होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से लेके ज्यादा की ओर जा रही है। अब यहाँ पे रेज, ये अपने पास रे आ गई, ओके, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए अगर कोई रे रेयर टू डेंसर में जाती है तो क्या होगा, अगर कोई रे रेयर टू डेंसर में जाएगी तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये देखिए इसके, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये है पहला लॉ। सर वो होता है लो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा? वो रिफ्लेक्शन का लॉ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो फिनिश हो गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन में था। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन ए रे कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्लेक्शन में रे उसी मीडियम में रह जाती थी और इसमें एक रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर रेयर टू डेंसर में जाएगी तो आपको केवल जानने की बात यह है कि इंसिडेंस एंगल आई रहेगा, अब रिफ्लेक्शन एंगल मत बोलना प्लीज, इसका नाम है रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जहां पे एल आता था वहां पे अब आर आएगा। तो बच्चों अगर कोई रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इसको बोलते हैं बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये प्रोसेस है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए मुझे कि अगर कोई रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल की दूर की तरफ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब लॉजिक लगा करके मुझे बताइए कि आई एंगल और आर एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई डिस्कस नहीं करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन सा एंगल बड़ा होगा, आई या आर? ऑब्वियसली यहां पे आई बड़ा होगा, बिकॉज ये झुक रही है, इसका मतलब ये एंगल कंटिन्यूअसली छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये डेंसर एरिया है, ये डेंसर है ना, पहले ही मैंने बता दिया। μ1 से बड़ा है μ2, μ1 कम है μ2 ज्यादा है, मतलब डेंसर है। अब सिंपल बताइए, अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास, अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने बना देता हूं, ये देखिए, ये बना दिया आपने एग्जांपल। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.67 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68। ये मैंने आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, मैंने आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए। पहले बताइए रेयर कौन सा वाला है, डाउन वाला कि अप वाला? अप वाला रेयर है, नहीं है सर, डाउन वाला है। यस, डाउन वाला रेयर है बेटा, विचार करके बोलो, ठीक है। नीचे वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए ये रेयर मीडियम है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए डेंसर मीडियम है। अब मैं आपके सामने एक, ये इसको, ये तो मिरर नहीं है, सॉरी, ये अपने पास ट्रांसपेरेंट लेयर है क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे रेज भेज रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास रेज आ गई है, ये आ गया है। अब बताइए कि क्या होगा, रेज कैसी जाएंगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं तीन डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, आपको बनाना है। देखिए तीन डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एक ये वाला डायग्राम है, एक ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है। 1 2 3 1 कितने लोग बोल रहे हैं? 1 ये लोग बोल रहे हैं। 2 कितने लोग बोल रहे हैं? कोई नहीं बोला। 2 एक बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा। 3 कितने लोग बोल रहे हैं? हाँ 3 बिल्कुल गलत है, केवल 1 सही है। बिकॉज रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, तो डेंसर में इसलिए हम झुकेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझ में आ रहा है? तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। थर्ड देखते हैं बच्चों, हम थर्ड में हम फिर से यहाँ पे नॉर्मल बना रहे हैं। ये देखिए हमने नॉर्मल बनाया आपके पास, और अब जो है यहाँ पे ये रेस इंसिडेंट कर दी हमने। ये μ1 है बच्चों, ये μ2 है, और इस बार ऊपर ये जो रेस है ये μ1 μ2, पिछले बार μ2 ज्यादा था मतलब डेंसर था, मतलब जो रेस जा रही थी वो रेयर टू डेंसर जा रही थी। इस बार जो रेस है वो जा रही है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर।
जो अपने पास रेज जा रही है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्टिक, ये हमारे पास आ गया, किरण आ गई हमारे पास, ठीक ना, रेज आ गई है, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखिए कितना ज्यादा इनको डाइवर्जन मिल गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेविएट हो गई है, ठीक ना, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, एंगल ऑफ, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा अब मुझे बताइए आपकी आई और आर में कौन बड़ा, आर एंगल बड़ा है, ठीक है, एंगल आर यहाँ पे ग्रेटर है, ये तीनों केसेस आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों केसेस बनाइए अपनी कॉपी में। जिसमें आई, आप ऐसे क्यों लगा रहे हैं, आप उल्टा लॉजिक मत लगाइए, आप ये ध्यान लगाइए, आप ये लॉजिक लगाइए कि अगर रेज रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर रेज डेंसर टू रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर जैसे क्वेश्चन आ गया इसका एंगल जी और इसका एंगल जी है, हाँ, फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, डोंट वरी, सब पता चल जाएगा आपको, उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, वो हम प्रैक्टिस करा देंगे कैसे निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन कौन से बना, ये तीन केस, पहला 90 डिग्री पे नो डेविएशन, यस सर, ओके, अगर रेयर टू डेंसर तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, if denser to rarer then bends away from the normal, bends away from the normal। now in this case एक आप मुझे बताइए यहाँ पे mu1 to mu2, now this is mu1 to mu2, तो बताइए ज्यादा बड़ा कौन है, mu1 बड़ा कि mu2 बड़ा, गलत, because denser to rarer, तो डेंसर मीडियम मैंने mu1 को लिया है तो ज्यादा ग्रेटर कौन होगा, mu1 ग्रेटर देन mu2, इस वाले में mu2 ग्रेटर देन mu1, इस वाले में mu1 ग्रेटर देन mu2, बिकॉज़ ऊपर का मीडियम ज्यादा डेंस है, डेंसर टू रेयर, ओके, ये सर जैसे ऊपर भी डेंसर नीचे भी डेंसर, तो नो डेविएशन है ना, अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो फिर कोई डेविएशन होगा ही नहीं, ऊपर भी डेंसर नीचे भी डेंसर मतलब एक ही मीडियम, अगर आपने ऊपर भी वही मीडियम ले रखा है नीचे भी वही मीडियम ले रखा है, एक ही मीडियम है तो कोई चेंज नहीं होगा। आवाज नहीं करो बच्चों, आपको लग रहा है आपकी एक एक आवाज इसमें आती है, पूरी आवाज कॉपी हो जाती है, इसलिए मत करो आवाज, बिल्कुल बात मत करो, क्लास खत्म हो जाए फिर रुक जाइएगा, 1 घंटे बात कर लीजिएगा, बिल्कुल आवाज बंद, आप पढ़ाना फिर ठीक है। अब तेरी मैं बता रहा हूँ, अब मैं फिल्म बना रहा हूँ तेरी, नहीं बोलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्टली बना ले, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है अब हम ये देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, ओके, हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने अभी तक नहीं लिखे हैं, तो इसके आगे जाने के पहले हम लिख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके पहले ठीक टॉपिक हमको लिखना पड़ेगा, फिर हम ग्लास स्लैब लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट, the incident ray
the incident ray, the refracted ray, and the normal lies on the same. yes correct lies on the same plane. Lies on the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal lies on the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन पे, ये प्लेन है हमारा बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड हमारे सामने प्लेन है। आप देखिए हम इंसिडेंट रे को भी इसी प्लेन पे बना पा रहे हैं, हम नॉर्मल को भी इसी प्लेन पे बना पा रहे हैं, हम रिफ्रैक्टेड रे को भी इसी प्लेन पे बना पा रहे हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा लॉ लिखिए। दूसरे लॉ को लिखने के पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लीजिए, इसको बोलेंगे साइन आई। साइन आई, आपने साइन थीटा पढ़ रखा है, वही साइन है ये एंगल है। इस एंगल का अगर यहाँ पे थीटा लेते आप तो साइन थीटा लिख देते। एंगल आई है तो साइन आई, और इस एंगल का आप ले लीजिए साइन पे बन जाएगा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं, इनका जो रेशियो होता है, इनका रेशियो साइन आई का और साइन आर का रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बल्कि ये बोलना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी फिक्स रहेगी। ये क्वांटिटी तब तक फिक्स रहेगी जब तक आप देखो, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है ना। जैसे रेडियस और रेडियस अगर दो बार हो जाते हैं तो प्लूरल यूज होता है, बोलते हैं रेडियाई। तो इन दोनों को यूज करते हैं। अगर ये भी मीडियम ये भी मीडियम तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया। तो आपके पास ये जो है फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया का मतलब एक मीडियम और ये मीडियम। अगर कोई पेयर ऑफ मीडिया है उसके लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आता है। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना, ओके। पेयर ऑफ मीडिया ये जो है साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है ये क्वांटिटी, और ये पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होता है। मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूँ, ये इतना इजी नहीं है समझना। आप सुनिए इसका मतलब क्या है। जैसे आपके पास ये पेयर ऑफ मीडिया है, सपोज ये आपके पास ग्लास है, ये अपने पास था ग्लास और ये अपने पास था वाटर। दिस इज ग्लास एंड वाटर, ओके। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ग्लास डेंसर होगा और वाटर रेयर होगा। बच्चों आप चाहे रेस को इधर, आप मान लो रेस को ऐसे भेजोगे, ये अभी आप साइन आई, इस एंगल को आप ऐसे करोगे, ये और बढ़ जाएगा। मगर कितने भी एंगल पे भेज दो रेस को, इनका जो रेशियो आएगा साइन आई का और साइन आर का हमेशा सेम आएगा। बस आप मीडियम नहीं चेंज करना, इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। मतलब म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आप जैसे आई बदलोगे उसी हिसाब से आर भी एडजस्ट हो जाएगा, और ऐसा एडजस्ट होगा कि हर बार दोनों का रेशियो कितना आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये जो लॉ कहलाता है द रेशियो ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मत लिख देना, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब ये, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज a constant quantity for a pair of media, for a pair of media, okay. This constant is called refractive index and this law is called Snell's law. Kindly write the ratio of sine of angle of incidence. Second point, sir. Second point, the ratio of sine of angle of incidence, sine of sine, S-I-N-E, S-I-N-E, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is a constant, is a constant
is a constant. For a light of given color, for a light of given color, for a light of given color and for a pair of media, and for the given pair of media, and for the given pair of media, for a light of given color and for the given pair of media, full stop. This law is known as Snell's law of refraction. This law is known as Snell's yes SNELL Snell's law. This law is known as Snell's law of refraction. This law is known as Snell's law of refraction. Okay, अभी हम थोड़ी देर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और डिस्कशन करेंगे, बट अभी हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन. बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने सब देखे होंगे. आप ऑफिसेस में पेपर वेट यूज होता है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. हम बना लेते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. यहाँ पे ये हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लिया. दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ऑफिसेस में आपने देखा होगा ऐसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी रहती पेपरों के ऊपर, दैट इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. अगर आप उसमें से अक्षरों को देखते हैं तो आपको अक्षर कुछ बड़े दिखाई देते हैं. यस और नो? अब वो इवेंट क्या हुआ करती है, उनको इवेंट को हम देखते हैं एक्चुअली उसमें पूरी प्रोसेस क्या होती है. देखिए सबसे पहले हमारे पास आप मीडियम समझिए. ये हमारे पास मीडियम कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे बाहर क्या है? एयर. अंदर क्या बैठा हुआ है? ग्लास. वेरी सिंपल. और बाहर क्या है? फिर से एयर. लाइट बाहर से एयर मीडियम से ग्लास में आएगी और वापस एयर में जाएगी. अच्छा, आप अगर एयर और ग्लास के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम एयर और ग्लास के बारे में बात करें, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एयर और ग्लास के पेयर में कौन रेयरर होगा और कौन डेंसर होगा? डेंसर ग्लास होगा. वेरी गुड. और एयर क्या होगी? रेयर. मतलब यदि हम पहले एक्शन की बात करें तो पहले एक्शन में लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी ना. आइए हम लाइट को रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ले जाते हैं. ज्यादा बड़ा नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा. ये हमारे पास लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. ये लाइट आई. बताइए आप मुझे, ये लाइट आती है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में. और इसको ऐसा कर लिया. हाँ बताइए, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये देखिए ये लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के ये चली गई. ये देखिए ये लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के ये चली गई. ठीक है, ये इस तरीके से ये लाइट चली गई. देन अगेन यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका बच्चों, एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका है. दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. ये एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका है. ठीक है, अब हम फिर से हमारे पास नॉर्मल बनाते हैं हम. आप ये देखिए ये हमारे पास नॉर्मल बन गया. ठीक है ना, ये नॉर्मल हमने दोबारा बना लिया. आप देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. यस और नो? ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं? इस एंगल की. ये दिस वन एंगल. क्यों होगा सर? क्योंकि ये नॉर्मल है. नॉर्मल हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री होता है. मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री. अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि ये एंगल कितना होगा. अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई मुझे बताइए. वेरी गुड. ये एंगल किसके इक्वल होगा? आर के. रीजन बता सकते हैं? जेड बना रहा है ना. थोड़ा अच्छा रीजन बोलिए. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कौन सा एंगल है ये? अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जेड बन रहा है ना. ये z जहां पे भी बनता है अल्टरनेट इंटीरियर. ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है. अब देखिए आप यहाँ पे ये लाइट एंटर हुई है, ये भी कांच के अंदर ही है. लाइट बाहर निकलेगी तो डेंसर टू रेयरर की रेयरर टू डेंसर? डेंसर टू रेयरर. बिकॉज अंदर कांच का मीडियम डेंस है
और बाहर रेयर है, मतलब ये जो लाइट है डेंसर टू रेयर जाएगी। अब हम लाइट को डेंसर टू रेयर बताते हैं, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। ये लाइट को हम नॉर्मल से दूर करते हैं, ये देखिए ये लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी और ये एंगल कहलाएगा बच्चों फाइनली एंगल ई। क्या कहलाएगा बच्चों? एंगल ई। इस एंगल का हमने एक नया नाम दे दिया एंगल ई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आप मेरे से बात कराइए, मेरे से बात कराइए।